दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंडियन ज्योग्राफी में आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आपका दूसरा टॉपिक होगा सिंचाई। सिंचाई मतलब इरिगेशन इसको कहा जाता है, उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। और बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूं, कब जब मैं आपको नदी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, उसके जस्ट बाद मैंने जो है बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में भी बताया था। लेकिन यहां पर इस चैप्टर में फिर से मैं पढ़ाऊंगा, ताकि अगर पिछली चीजें आपने पढ़ रखी तो एक बार आपसे रिवीजन हो जाए, और अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से आप पढ़ लो और उसे याद कर लो। ठीक है, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में भी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर काफी लंबा है और एक एक पॉइंट पर हम बातचीत करना चाहते हैं। तो आज का स्पेशल पॉइंट जो है वो वाटर रिसोर्स पर है, ये क्लास आपकी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर रिसोर्स इंग्लिश में है, वाटर माने जल, रिसोर्स माने संसाधन, यानी जल के संसाधन के बारे में ये आज की स्पेशल क्लास आपकी है। ठीक है, आप सभी ये भी जानते होंगे जल के जो संसाधन है मुख्यतः दो संसाधन माने जाते हैं जहां पर ये जल स्टोर रहता है। एक तो है धरातलीय जल, धरातली यानी जो धरातल पर जल है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है सरफेस वाटर बोलते हैं, जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। आपसे अगर कोई पूछे बताओ जल कहां है, तो आप कहोगे सर हम बताएं जल महासागर में है, ओशियन में। कोई बच्चा कहेगा सर हम बताएं जल जो है वो कहां पर है, वो आपके रिवर में है, नदियों में है। दूसरा बच्चा कहेगा सर हम भी बताएं जल जो है वो लेक में पाया जाता है, झील में है। कोई बच्चा कहेगा सर जल हमारे गांव के पास में एक तालाब है, उसमें भी जल है। कोई बच्चा कहेगा कि पर्वतों के ऊपर जो ग्लेशियर होते हैं ना, बर्फ, हाँ, वो भी पिघल करके जल का रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो ग्लेशियर भी क्या है, एज अ जल है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके मन में आ रहे होंगे। यही उदाहरण है सरफेस वाटर का, मतलब धरातल पर जल जहां जहां आपको दिखता है वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इसका दूसरा टाइप है भूमिगत जल। भूमिगत मतलब भूमि के अंदर जो जल है वो जल की बात करें, जिसको हम भौम जल के नाम से जानते हैं। इसी को इंग्लिश में ग्राउंड वाटर कहा जाता है। ग्राउंड वाटर मतलब जो जल जमीन के अंदर है। अब जमीन के अंदर सर जल कहां कहां है, पता कैसे चलेगा भाई किस जगह पे जल है कहां पे नहीं है? तो उसके लिए टोटल 8 यहां पर ग्रुप में उनको बांटा गया कि कहां कहां पर जल है। तो विथ मैपिंग, आज से आपका मैपिंग भी शुरू होता है, क्योंकि अभी तक ज्योग्राफी में जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई वहां मैपिंग की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो है मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहां पे भी आपको मैपिंग चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बताएंगे, वहां भी आपको मैपिंग चाहिए। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स पढ़ाऊंगा, वहां भी आपको मैपिंग चाहिए। तो मैपिंग चाहिए, जहां जरूरत होगा वहां पर आपको मैपिंग भी दिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं टॉपिक पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। एक बात और याद रखिए, पूरी तरह से निःशुल्क क्लास चल रही है और हर विषय के लिए आपके लिए क्लास तैयार किए गए। तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े। इसके अलावा प्ले स्टोर से जाकर के स्टडी 91 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर एक बार आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया और प्रॉपर एप्लीकेशन पर पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपकी पढ़ाई को एक बेहतर डायरेक्शन मिल जाएगा और पढ़ने के लिए पर्याप्त मैटर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अपने टॉपिक को शुरू करते हैं किस टॉपिक से। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, वाटर रिसोर्स। ठीक है, यानी जल संसाधन। एकदम सिंपल बात करूंगा, कोई कठिन बात नहीं करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सभी बच्चों को पता है ना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि भारत की आधे से अधिक जनता कृषि कार्यों में चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से लगी हुई है। इस वजह से कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सर ये तो अलग बात हो गया, लेकिन एक बात बताओ, कृषि प्रधान कहने का मतलब क्या है? यानी हम बात कर रहे हैं खेती की, हम बात कर रहे हैं किसानी की। दोस्तों खेती किसानी में हम करते क्या हैं? हम अन्न उपजाते हैं। हम क्या करते हैं? हम अन्न का उत्पादन करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, अन्न का उत्पादन करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आप कहोगे सर सबसे जरूरी चीज है जल। क्या है? जल। क्योंकि अगर जल उनको नहीं मिला समय पर, तो ऐसे में हमारी उत्पादकता या तो शून्य हो जाती है या घट जाती है, या जो पौधे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आप सभी ऐसा जानते हैं। भाई जल मिलेगा कहां से? ऐसा तो है नहीं कि किसी एक खेत में जल की जरूरत है और बाकी में नहीं है। तो जल पाने का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है भैया बादल से वर्षा होगी और उससे जल मिलेगा। यानी अपनी भाषा में, ज्योग्राफी की भाषा में हम लोग कहते हैं कि मानसून जब आएगा तो बारिश होगा, बारिश होगा तो हर किसानों को जल मिल पाएगा और उनके पौधे जो है वो बड़े हो पाएंगे। लेकिन अगर मानसून नहीं आया तो, मानसून नहीं आया सर, तो ऐसा काफी बार हुआ है जब हम सुनते हैं कि खेती की जो फसल है वो नुकसान में चली गई, या जितनी उत्पादकता होनी चाहिए थी, उत्पादन होना चाहिए था, वो
उतना उत्पादन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसा सुनने में आता है, तो वो चीजें होगा। अब भाई एक किसान हाथ धर के तो बैठ के इंतजार करेगा नहीं कि भाई बरसात होगा तो हम जो है खेती करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भाई बरसात नहीं होगा तो अपने पौधों को जहां तहां से जल लाके देगा, चाहे नहरों के माध्यम से, चाहे तालाबों के माध्यम से, चाहे ट्यूबवेल के माध्यम से या बोरिंग वगैरह के माध्यम से, जैसे भी ला सके वो लेके आएगा। वो जो है नाली वाली बना करके जल लेके आएगा, अपने खेतों तक पहुंचाएगा, ताकि उसकी उत्पादकता शून्य ना हो, कम ना हो, वो ज्यादा उत्पादन कर सके। सिंपल सी बात बताया। यानी मुद्दा क्या है? मुद्दा है जल का। लिख रहा है यहां पर, वही चीज यहां पर बता रहा है। अतः कृषि की नियमितता यानी कंटिन्यूटी और उत्पादकता बनाए रखने के लिए सिंचाई की, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये इरिगेशन होगा कैसे? जब वाटर रिसोर्स होगा, हमारे पास जल का संसाधन होगा, तभी यह संभव है। एक समस्या यह भी है कि भारत में वर्षा का वितरण असमान है। भाई आप जानते हो कि एक जगह भारत में बहुत ज्यादा वर्षा होता है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा। कहां पर? आप पूर्वोत्तर भारत की तरफ चले जाओ। हमने पढ़ा इस चैप्टर को अच्छे से, ठीक है, तभी तो आपने 1 पढ़ा। तो सबसे ज्यादा वर्षा होती पूर्वोत्तर साइड में, या फिर आपके हिमालय के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र का हिमालय के गिरिपाद में। गिरिपाद मतलब जो निचला हिस्सा है शिवालिक हिमालय के दक्षिणी भागों में। या फिर हमने पढ़ा कि पश्चिमी घाट पर कुछ स्पेसिफिक लोकेशन है जहां खूब वर्षा होती है। लेकिन वहीं आप राजस्थान देख लो, वर्षा नगण्य होती है। आप लद्दाख क्षेत्र में चले जाओ, वर्षा नगण्य होती है, मतलब नाम मात्र के बराबर वर्षा होती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब क्या है? शुष्क क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। जिस तरह से थार के मरुस्थल को, यानी जो राजस्थान में है, उसको गर्म मरुस्थल कहा जाता है, उसी तरह से लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि भारत में वर्षा का वितरण असमान है। भाई कहीं 250 सेंटीमीटर वर्षा तो कहीं 10 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे तो वर्षा के पायदान अलग अलग है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है, और पीछे वाले वीडियोज अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, वहां आपको बताया गया है। करेक्ट, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की न्यूनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। भाई जहां बारिश नहीं होगा वहां तो किसान सिंचाई के ऊपर ही अपने आप को निर्भर रखेगा ना, कि भाई सिंचाई ही हमारे पास एकमात्र साधन है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने खेतों को सींच सकते हैं, अपने अन्न को सींच सकते हैं। कर भारत में सिंचाई के माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आता है? नहरें आती, नहरों के माध्यम से सिंचाई होता है, कुएं के माध्यम से होता है, नलकूप के माध्यम से होता है, ट्यूबवेल के माध्यम से होता है, तालाब के माध्यम से होता है। ये सभी प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से सिंचाई कार्य होते हैं। इसके अलावा आपने ड्रिप सिंचाई का भी नाम सुना होगा, स्प्रिंकलर का भी नाम सुना होगा। घबराइए मत, आज का टॉपिक इरिगेशन का नहीं है, सिंचाई का नहीं है। सिंचाई के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक वाटर रिसोर्स के ऊपर है। ये तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप वाटर रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो पहले आपको समझना होगा वेयर इज द अर्थ वाटर। इस पूरे पृथ्वी पर पानी है कहां पर? जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पृथ्वी के 71% हिस्से पर क्या है? पानी है। आम बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पानी क्या हमारे पीने योग्य है, या हमारे काम का है, या बिना काम का है? पहले आपको ये भी तो जानना होगा। भाई पानी खूब है, खूब पानी है तो सागर का पानी क्यों नहीं पीते? क्यों आपको जो है फिल्टर वाटर चाहिए होता है? क्यों सागर का पानी कोई क्यों नहीं पीता? तो पानी तो बहुत जगह है, लेकिन क्या पीने योग्य पानी है या नहीं है, उसके बारे में पहले आप डेटा देख लो। तो यहां पर आपको दिख रहा है टोटल ग्लोबल वाटर। यहां आपको मान लीजिए दिखा रहा है कि पूरे पृथ्वी पर वाटर कितना है। इसमें से जो दोस्तों है दिखा रहा है 96.5% जो वाटर है वो आपके महासागरों में। कहां पर है? ये ओशियन में है। ओशियन मतलब महासागर। महासागर सागर में कितना है पानी? 96.5 पर। इतना पानी तो अकेले क्या है? महासागरों में है। चाहे वो हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक हो, आर्कटिक हो, अंटार्कटिक हो, कोई भी हो, लेकिन महासागर में इतना जल है जो कि हमारे पीने योग्य नहीं है। आगे बता रहा है दोस्तों अदर सैलिन वाटर। अब देखिए यहां पर 0.9% क्या है? अदर सैलिन वाटर है, ठीक है। ये भी हमारे काम का नहीं है। फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें दोस्तों तो फ्रेश वाटर सिर्फ कितना है? 2.5% है। 2.5% जल ही मौजूद है पूरे पृथ्वी पर। यह केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे देखिए लिखा है टोटल ग्लोबल वाटर, पूरे अर्थ पर, इस पूरे पृथ्वी पर हमारे लिए कितना पानी है? केवल 2.5% पानी है, और उसी में पूरे दुनिया का जनजीवन चलना है।
ठीक है, उसी में पूरे दुनिया को जीना है, रोजमर्रा के कार्य करने, सब कुछ करना है, केवल 2.5% जल में। चलो इस 2.5% जल का थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं भाई, क्योंकि ये दोनों तो हमारे लिए काम का है नहीं, चाहे यहाँ 0.9% हो, चाहे आपका 96.5%, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का 2.5% है, वो 2.5% पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो 2.5% की बात करें तो वो 2.5% का, इस 2.5% का जो हमारे पीने योग्य है, अगर हम उसको अपने आप में 100% मान लें तो उसका 68.7% ये ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। मतलब वो हमारे पास नहीं है, वो पहाड़ों की चोटियों पर ग्लेशियर के रूप में वहां पर स्टोर है, या फिर जो आइस कैप्स हैं, ठीक है, आपने हिमखंडों को देखा होगा, वहां पर स्टोर है। कितना? ये 68.7%। अब बात आती है कि ग्राउंड वाटर कितना है। इस 2.5% का 30%, इस 2.5% का 30% क्या है? केवल हमारे पास ग्राउंड वाटर है। क्या है? ये ग्राउंड वाटर है, मतलब जो अंदर है। और 1.2% क्या है? ये सरफेस या फिर क्या है? फ्रेश वाटर है। ग्राउंड वाटर मतलब ये अंदर है, और ये सरफेस वाटर मतलब जो धरातल पे है, वो सिर्फ कितना है? इस 2.5% का 1.2%। 2.5% का 1.2% है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा डेटा है, 1.2%। अब देखो, इसी को हमने कहा फ्रेश वाटर, या फिर जो हमारे सरफेस पे जो हम अपनी आंखों से देख ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये 1.2% को 100% मान लें इस सरफेस वाटर को या फ्रेश वाटर को, तो उसकी कहानी देखो, इसमें से 69% क्या है? ग्राउंड आइस एंड फर्मामोस्ट है। ठीक है, ये 69% है, 20% झीलों में है, और उसके बाद क्या है? यहां पर देखिए अलग अलग दिया है, एटमॉस्फेयर में है, रिवर में है, मार्स में है, सॉइल मॉइस्चर में है। ठीक है भाई, मिट्टी में नमी होता है, उसमें भी जल होता है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर बटे हैं। तो सोचिए जल कितना कम है। यहां से आप देखो 2.5% का कितना? 1.2%, और उस 1.2% का इतना जो है आज हम देख पा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग नॉलेज लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, करा है कि सिंचाई के लिए जल आता कहां से। अगर इन जल संसाधनों की बात करें तो आपको पता चलेगा कि सिंचाई के लिए जल कहां से आता है। लिख रहा है जल जो है यह हाइड्रोजन और किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। मैंने आज ही केमिस्ट्री में आपको बॉन्डिंग सिखाया है, केमिकल रिएक्शन बताया, वहां जाइए H2O मिल जाएगा, H2O मिल जाएगी, कैसे जल का निर्माण होता है। ठीक है, करा जल क्या है? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, और पृथ्वी के 71% हिस्से पर जल का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदियां, ग्लेशियर, झील, तालाब, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, ये सब आते हैं इस 71% में। लिख रहा है जल संसाधन की बात करें, वाटर रिसोर्स की बात करें, तो वाटर रिसोर्स दो रूपों में हमारे पास संरक्षित है। एक है भूमिगत, जिसको हम भौम जल बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। एक है धरातली जल, जिसको हम जो है सरफेस वाटर का नाम देते हैं। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों के बारे में हम डिटेल से बातचीत करेंगे। एक बार यहां पर इस इमेज के हिसाब से आप देख लीजिए कि इमेज आपको बताना क्या चाहता है एक बार, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। दिख रहा है दोस्तों यहां पे कुछ? देखिए यहां पे एक प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल को हिंदी में जल चक्र कहा जाता है। जल चक्र में क्या होता है? मान लीजिए बारिश हुआ तो जहां पहाड़ों के ऊपर जो है ये जल जाकर रुकते हैं, बाकी नीचे भी रुकता है, अलग अलग क्षेत्रों में जल मिला। भाई यहां से जल नदियों के रूप में आते हैं, ठीक है, जगह जगह कलेक्शन बनाते हैं, कहीं झील बन गया, कहीं कुछ बन गया, और ऐसे आगे आकर के महासागरों में मिल जाते हैं। महासागरों से फिर क्या होता है? आपके वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और ये फिर क्या आ जाता है? बादल के रूप में आ जाता है। बादल जब जो है ठंडा होता है, ठीक है, वहां संघनन की क्रिया होती है, कंडेंसेशन के बाद फिर वहां पर जो है बादल जो है वो छोटी छोटी जल बूंदों के रूप में बदल करके नीचे आना शुरू कर देता है। तो ये एक वाटर साइकिल होता है, और इस वाटर साइकिल से जगह जगह तक जल पहुंच पाता है। आगे देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब एक को लेकर सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर साइकिल में सरफेस वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं, धरातली जल की। ये बड़ा आसान है, ये आप सभी जानते हैं धरातल में कहां कहां जल है, आप सभी को पता है, इसमें बताने वाली बात कोई नहीं है। लेकिन एक बार पढ़ लीजिए, करा नदियां, झीलें, तालाब, जलाशय, इन सभी को धरातली जल कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? धरातली जल, यानी सरफेस वाटर के नाम से जाना जाता है। करा मैदानी नदियां सिंचाई और पेयजल के लिए विशेष रूप से विख्यात हैं, या जानी जाती हैं, या वो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, मैदानी क्षेत्रों में जैसे गंगा यमुना का ही मैदान है, तो यहाँ पर गंगा यमुना का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि उनसे पेयजल के लिए भी चीजें मिल जाती हैं, जल मिल जाता है, और सिंचाई के कार्य भी हो जाते हैं। करा आधिकारिक आंकड़ों पर के ऊपर बात करें, ये आपके लिए अच्छा आंकड़ा है तो ध्यान दीजिएगा। करा देश का लगभग
63% से ज्यादा सिंचित क्षेत्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। देखिए कैसे याद करेंगे आप, समझो इस चीज को, रटो मत दोस्तों। जहां पर बड़ी बड़ी नदियों का बेसिन क्षेत्र हो या बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हो, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों को आप कह सकते हो कि वहां पर क्या है, वहां पर ये धरातली जल देखने को मिलता है, सरफेस वाटर देखने को मिलता है। तो 63% में ये ज्यादातर राज्य आ जाते हैं। अब जो बहुत पहाड़ी एरिया पे हैं, ठीक है, या फिर जहां पर नदियां नहीं है, वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देख लिखा है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय पठारों से प्रवाहित होने वाली नदियां विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बात बताओ, जल विद्युत उत्पादन कहां होगा? भाई आपने सुना होगा जल विद्युत मतलब कि जल के माध्यम से नदियों के जल को रोक करके पहले बांध में रोका जाता है, जब उनका पानी भर जाता है तो प्रेशर के साथ उनको गिराया जाता है, नीचे क्या होता है, हाइड्रोलिक लगा होता है, उससे जब पानी लड़ता है तो उस यांत्रिक ऊर्जा के फलस्वरूप फिर क्या होता है, जैसे वो घूमना चलता है, टरबाइन चलना शुरू करता है और उससे जो है विद्युत उत्पादन होता है। तो काफी इसकी लंबी प्रोसेस है, लेकिन देखो ना, ये जो जल विद्युत केंद्र बनाए गए ये सभी बांध बनाए गए। तो जब ऊंचे ऊंचे स्थान पे नदियों के जल को रोका जाएगा बांध बना के और वहां से जल गिरेंगे तभी तो जल विद्युत उत्पादन होगा, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एक्चुअल में जल विद्युत उत्पादन होता कैसे, ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट दिखाऊंगा, लेकिन ये हमारे आज का विषय नहीं। तो याद रखिए, अगर हिमालयी नदियों की बात कर लें या प्रायद्वीपीय पठारों से निकली हुई नदियों की बात कर लें या भारत में यार किसी भी पर्वत से, कि अब नासिक के पास से निकलती है अगर कौन सी नदी, आपकी गोदावरी नदी, क्या उसको नहीं मानोगे, उसको भी मान सकते हो। तो जगह जगह नदियों का में जो है बांध बनाकर जल को रोका गया है और उसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। करें इन नदियों पर विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी चलाई जा रही। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए जो अलग अलग कार्य के लिए, भाई उनसे जल विद्युत उत्पादन भी हो जाए, वहां पर जो है एक नहर बना करके पानी को किसी दूसरे दिशा में भी छोड़ दिया जाए जहां पर जल की कमी हो, ठीक है, तमाम कार्य किए गए। तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है मल्टीपर्पज, मतलब एक काम के लिए नहीं, उससे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, ठीक है। करा देश में नदी प्रणाली का औसत प्रवाह जो है कितना है, वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, यह अनुमानित है। और इसमें से उपयोग लाया जाने वाला जो सतही जल है, जो धरातली जल है, जो सरफेस वाटर है, वो सिर्फ कितना है, 690 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। तो याद रख, क्यूबिक किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ऐसा कहने का मतलब नहीं कि नदियों में जो सारा जल है वो सारा जल आप इस्तेमाल कर ले जाते हो, ऐसा नहीं है ना, कुछ ही जल का हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आप उस आंकड़े को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो काफी आसान था, लेकिन आगे बहुत कठिन कठिन चीजें हैं। एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए धरातली जल के बारे में। करा वार्षिक वाही जल में ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है, सर्वोपरि है। सबसे बड़ा जो बेसिन क्षेत्र है किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी का है, सबसे बड़ा बेसिन पूरे भारत में। आप कहोगे सर क्या गंगा से भी बड़ा है? हाँ, गंगा से भी बड़ा बेसिन किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी का है। लेकिन रुको, भागो मत, पहले मेरी बात ध्यान सुनो। सबसे बड़ा बेसिन ब्रह्मपुत्र नदी का है, किंतु इसका अधिकांश जल क्या है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो जल व्यर्थ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसी के पास से सिंधु नदी में निकलती है, सिंधु नदी पश्चिम की तरफ चल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ आती है। तो पहले वो तिब्बत वाले क्षेत्र में बहती है, ठीक है, और उस वाले अब तो तिब्बत का नामो निशान नहीं रहा, तो आप कह सकते हो कि चीन वाले क्षेत्र में बहती है, ठीक है। तो वहां से होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश के पास से भारत में एंटर करती है, कुछ दूर चलती है, असम के पास आके और आगे बढ़ती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो क्योंकि यह अलग अलग देशों से होकर गुजरती है तो हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। जबकि गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं, गंगोत्री के पास से निकलती है और उसका एक लंबा क्षेत्र भारत में है, 2500 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा नदी, बहुत लंबा क्षेत्र जो है भारत में है। लास्ट में जाकर के वो कहां पहुंचती है, वो बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र से भी मिल जाती है, उसको भी याद रखेगा, तो वहां पे जाके मिलती है। लेकिन अगर आपको ध्यान देना है, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र किसका है, तो क्या बताएंगे, ब्रह्मपुत्र का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टोरेज जल का किसके पास है, तो गंगा आ जाती है वहां पे नंबर 1 पर। क्यों? क्योंकि इसके जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं, व्यर्थ चला जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वाही जल की दृष्टि से गंगा नदी बेसिन का क्या स्थान है, दूसरा स्थान है। किंतु उपयोग योग्य जल की बात करें या भंडारण की बात करें तो गंगा नदी फिर पहले स्थान पे आ जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जल का इस्तेमाल गंगा नदी का होता है और सबसे ज्यादा जल का भंडारण जो है वो किसके पास है, गंगा नदी के पास है। अगर स्टोरेज और उपयोग योग्य जल की बात करेंगे तो वहां पर गंगा नदी पहले स्थान पर आ जाती है। लिख रहा गोदावरी का स्थान क्या है, दूसरे पर है, ठीक है।
कृष्णा का तीसरे पर है, महानदी का चौथे पर है, ठीक है, सॉरी कृष्णा दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, इस तरह करके निकलेगा, तीसरे पर, चौथे पर और पांचवें पर। तो इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, यानी गंगा के बाद गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा का नाम आता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स पर। एक बार और देख लीजिए, अगर मैं सरफेस वाटर की बात करूं तो मैं अलग अलग राज्यों में बता रहा हूं कि वहां पर जो जल है उसमें से कितना प्रतिशत जल का इस्तेमाल लोग कर पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो जल का इस्तेमाल हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है। कितना? याद रखें, वहां पर जो भी दोहित जल है वो परसेंटेज बता रहा हूं, उसका 93.85% जल पंजाब यूटिलाइज कर दे रहा है। शायद यही रीजन है कि गेहूं वगैरह के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, चावल में भी, ठीक है। चावल तो वैसे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, जूट वगैरह वहां पर है, लेकिन बहुत सारे उत्पादन के में देखेंगे तो पंजाब प्रति हेक्टेयर की अगर हम बात करेंगे तो प्रति हेक्टेयर, आप केवल उत्पादन मत देखिए, केवल उत्पादन में तो फिर उत्तर प्रदेश का नाम आ जाएगा और अलग अलग नाम आ जाएगा, ठीक है, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, बिहार भी आ जाता है। लेकिन यहां पर मैं अगर क्या बताऊं, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका है? पंजाब का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा जो है दोहित जल का इस्तेमाल करता है। फिर बगल में हरियाणा है, ये भी 83.88% जल का उपयोग करता है। तमिलनाडु भी अपने जल का खूब दोहन करता है, 60.44%। राजस्थान भी आधा जल 50% के आसपास दोहन करता है। गुजरात 41%। उत्तर प्रदेश देखिए बड़ा पीछे है, जबकि मैदानी क्षेत्र में आता है, बहुत सारी नदियां यहां पर हैं, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश नदियों को लेकर के, उसका जो जल है उसको लेकर के सिंचाई के कार्यों में, अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर पाता है। महाराष्ट्र 30%, पश्चिम बंगाल 24%, आंध्र प्रदेश 23%। ये कुछ डेटा है 8-10 राज्यों का, उसको आप एक बार याद रखेगा। वैसे पहला, दूसरा, तीसरा आप याद रख लीजिए, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार मैं आपको परसेंटेज वाइज दिखा देता हूं कि सरफेस वाटर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। लिख रहा है किंतु बहुत सारे राज्य ऐसे भी जो इस्तेमाल नहीं कर पाते। कितना? 20% से कम इस्तेमाल कर पाते। अरे 23% पे तो आंध्र प्रदेश था, पीछे बताए हो ना, 23% पे तो आंध्र प्रदेश था। यहां लिख रहा है कि असम हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ये सब ऐसे राज्य हैं जो अपने दोहित जल विभव का 1/5 भाग भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप समझो, मतलब पीछे हैं, यहां की व्यवस्थाएं पीछे हैं, इसको आप ध्यान दीजिए। लिख रहा है समस्त प्रयुक्त जल का अधिकतम व्यय कहां पर होता है? कृषि क्षेत्रों में होता है। सबसे ज्यादा जल का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? जो धरातली जल है, जो धरातल पर सरफेस पर दिखता है, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कृषि कार्यों में किया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, 78% इस्तेमाल कहां होता है उसका कृषि कार्यों में इस्तेमाल होता है। अगर मैं एक परसेंटेज बनाऊं तो यहां पे याद रखेगा, सिंचाई के क्षेत्र में दोस्तों लगभग जो एग्जैक्ट आंकड़ा आया है वो है 77%। कितना? 77 है तो 78, लेकिन कैसे 77 हो गया भाई? 77 सिंचाई में और 1% मवेशियों के लिए। किसके लिए है? मवेशियों के लिए 1%। तो अलग अलग मैंने यहां पे कर दिया, यहां पे 77, अगर इन्हीं दोनों को जोड़ोगे तो 78, वही 78 यहां पे दिखाता है, क्योंकि मवेशी भी भाई ये कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से ही जुड़े होते हैं, इसको याद रखेगा। उसके बाद दोस्तों 13% ऊर्जा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जल का इस्तेमाल 13% ऊर्जा में, ठीक है। 6% घरेलू उपयोग में इसका इस्तेमाल होता है और 3% किसमें होता है? उद्योग में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से देखिए, 77% कहां पर होता है? सिंचाई कार्यों में होता है। 1% कहां होता है? मवेशियों के ऊपर होता है। उसके बाद कितना हो गया? 13% कहां पे होता है? ऊर्जा में होता है। 6% कहां होता है? घरेलू कार्यों में होता है। 3% कहां होता है? उद्योगों में होता है, ठीक है। ये धरातली जल का विवरण है, ये विवरण आप याद रखिएगा। अगर आप परीक्षा में जाते हैं, वहां पर यह आंकड़ा पूछता है तो आप बता सकते हैं, या जो लोग आंसर राइटिंग करते हैं वो इन आंकड़ों को याद करके अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। समय समय पर आंकड़े बदलते रहते हैं, तो समय समय पर आपको चीजें अपडेट की जाएंगी, ताकि आप जो समय के अनुसार नए नए आंकड़ों के साथ आप बातचीत करते रहें और उसको याद रखें। समझ में आ रहा है ना? आएगा समझ में, बिल्कुल घबराइए मत, इत्मीनान से पढ़ा करिए। और पढ़ाई हमेशा इसलिए करिए, इसलिए क्या करिए कि आपको सारी चीजें समझ में आए। ज्ञान यार, आप ज्ञान के लिए पढ़ो, ठीक है। परीक्षा के लिए मत पढ़ो। जिस दिन आपने परीक्षा के लिए पढ़ा ना, कोई मतलब नहीं, आप ज्ञान के पीछे पढ़ो, ठीक है। सक्सेस आपके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन आप पहले ज्ञानी बनो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं ग्राउंड वाटर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में यही था, ग्राउंड वाटर, ठीक है। अभी तो हमने जो पढ़ा वो सरफेस वाटर पढ़ा, काफी आसान था। ग्राउंड वाटर बड़ा मुश्किल है भाई। पृथ्वी के अंदर जल कहां कहां पर है? अब आपके पास कोई दूरबीन तो है नहीं कि आप पृथ्वी के अंदर झांक के देख लो यहां जल है, यहां जल नहीं है। और अगर मैं बात कर दूं पूरे भारतीय क्षेत्र का, तो आप कैसे बता पाओगे? बड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर दे रहा है, कह रहा है भूमिगत जल से अभिप्राय। पहले समझिए
भूमिगत जल माने होता क्या है? भूमिगत जल मतलब ऐसा जल जो भूमि के अंदर हो, भौम जल, तभी उसको क्या कहते हैं? भौम जल। ठीक है, करा कि भूमिगत जल से अभिप्राय वह पानी जो चट्टानों या किसी मिट्टी के माध्यम से, भाई चट्टान के अंदर डायरेक्ट पानी नहीं जाता, लेकिन चट्टान अगर टूटी फूटी अवस्था में होते हैं तो नलिकाओं के रूप में पानी जो है अंदर चला जाता है रिस रिस कर। करा चट्टानों और मिट्टी के माध्यम से रिस रिस कर जो जल धरातल के अंदर चला जाता है, वहां स्टोर हो जाता है, उसी भंडारी जल को क्या कहा जाता है? भूमिगत जल का नाम दिया जाता है। तो इसको आप जो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। करा जिन चट्टानों से यह जल संग्रहित होता है उसे जलीय चट्टानी परत कहा जाता है। भाई जिस चट्टान से रिसकर चला गया है उसे जलीय चट्टानी परत कहा जाता है। देश के विभिन्न भूभागों में भौम जल का वितरण समान रूप से नहीं है। अरे जब वर्षा का वितरण समान रूप से नहीं है तो भौम जल का वितरण कहां समान रूप से रहेगा? भाई अच्छा एक बात बताओ, जो मैदानी क्षेत्रों में है वहां पर थोड़ी खुदाई करेंगे पानी मिल जाएगा, लेकिन जो पहाड़ों पर है वहां भी ऐसा है क्या? थोड़ा सा खुदाई करने पानी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। या जो रेगिस्तान में खड़ा है क्या उसको थोड़ा सा खुदाई करने पानी मिल जाएगा? नहीं। तो भाई इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि भौम जल जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, यानी इसका वितरण जो है असमान है। वही बता रहा है कि वितरण समान रूप से नहीं है। अतः कुछ क्षेत्रों में भौम जल प्रचुर मात्रा में है तो कई सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां भौम जल है ही नहीं या नगण्य में है। ठीक है, या बहुत कम मात्रा में है। आगे कह रहा है भूमिगत जल संसाधन अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें उस प्रदेश की, उस जगह की जलवायु कारक भी इंपॉर्टेंट है, वहां का उच्चावच भी इंपॉर्टेंट है, वहां की भूगर्भिक संरचना भी इंपॉर्टेंट है, वहां की जलीय और मौसमी दशाएं भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी उस भौम जल को प्रभावित करती हैं। उसी के आधार पर अगर देखा जाए तो पूरे भारत को 8 क्षेत्रों में बांटा गया। कितना? 8 क्षेत्रों में बांटा गया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 क्षेत्रों के बारे में विथ मैप आज मैं आपको बताने वाला हूं, 8 क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, घबराइएगा मत, सुनते चलिए। देखिए, एक है आपका, ध्यान दीजिएगा, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन को पूरा कैम्ब्रियन भी कहा जाता है, पूरा कैम्ब्रियन। तो पूरा कैम्ब्रियन में 2 हैं। एक तो जब रवेदार शैलों का निर्माण हुआ तब का समय, उस समय जो है भौम जल की स्थिति क्या थी? उन स्थानों पर जहां पर रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं। और किस युग की? प्री कैम्ब्रियन युग की। पूरा कैम्ब्रियन युग की रवेदार चट्टानें जहां पाई जाती हैं वहां पर भौम जल की स्थिति कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है प्री कैम्ब्रियन में अवसादी बेसिन जहां पर है वहां पर भौम जल की स्थिति क्या है वो भी बताया जाएगा। गोंडवाना अवसादी बेसिन कहां पर है वो भी बताया जाएगा विथ मैप। दक्कन ट्रैप बताया जाएगा। सेनोजोइक अवसादी बेसिन बताया जाएगा। सेनोजोइक भ्रंश बेसिन बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 चीजें रिपीटेड हैं, 2 चीजें रिपीटेड हैं। जैसे प्री कैम्ब्रियन इसमें 2 है, एक रवेदार एक अवसादी। उसी तरह से सेनोजोइक एक अवसादी दूसरा भ्रंश माने जानते हैं ना, भ्रंश घाटी। कौन नदी बहती है भ्रंश घाटी से? बताइए कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, मध्य प्रदेश में है ना। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, पश्चिम में जाकर अरब सागर में मिलती हैं, एश्वरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, वो सब याद रखें। भ्रंश घाटी, तो उसी भ्रंश वाले बेसिन की बात कर रहे हैं, अभी बताऊंगा। अभी नाम आएगा नर्मदा ताप्ती पूर्णा नदियों का। ठीक है, पूर्णा एक तीसरी नदी है वो भी भ्रंश घाटी से बहती, पूर्णा नदी। ठीक है, करा गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन और लास्ट में हिमालय क्षेत्र की बात करूंगा। तो इन सभी क्षेत्रों के बारे में बात करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर भी एक डेटा दिख रहा होगा दोस्तों, व्हाट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो पानी जमीन के अंदर है उसकी बात कर रहा हूं। तो अलग अलग लेवल पर वाटर है, उन सभी वाटर लेवल के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। चलिए आज बहुत डिटेल से सुनिएगा। देखिए यहां पर दे रहा है प्री कैम्ब्रियन रवेदार सेल जहां पाए जाते हैं। ये रवेदार सेल पाए कहां जाते हैं? लिख रहा है देश के आधे से अधिक भूभाग पर इसी तरह के रवेदार चट्टानों या रवेदार सेलों का वितरण है, आधे से अधिक भूभाग पर। करा इसके अंतर्गत तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है। यानी दक्षिण भारत में जो मेन है कर्नाटका को छोड़ करके, ठीक है, उसको छोड़ करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये तीनों आते हैं। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र हो गया। भाई तेलंगाना से थोड़ा सा ऊपर आएंगे छत्तीसगढ़ आ गया जस्ट। ठीक है, एक तरफ उड़ीसा दूसरी तरफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र और राजस्थान ये सम्मिलित होते हैं। राजस्थान भी इसमें आता है, किसमें? प्री कैम्ब्रियन रवेदार सेलों वाले में। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर जल की कमी होती है। कहां पर है? यहां पे जल की क्या है? कमी है, जल संसाधन की कमी। किस तरह के? भौम जल की। ठीक है,
याद रखेगा कमी है खास करके। अब देखिए वहां पर लोकेशन आपको दे दिया, ये लोकेशन दे दिया, ठीक है, तमिलनाडु का लोकेशन आपको दिख रहा है, तमिलनाडु का लोकेशन हो गया, यहां पर देखिए राजस्थान का लोकेशन हो गया, और यहां पर जो है बुंदेलखंड का लोकेशन हो गया, यहां पर छत्तीसगढ़ का साथ साथ जो दंडकारण्य क्षेत्र है उसका लोकेशन हो गया। तो ये 4 लोकेशन है दोस्तों जहां पर क्या पाई जाती है, ये प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैलें पाई जाती हैं, और यहां पर जल संसाधनों की कमी देखी गई है। तो इसको आप जो याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो प्री कैम्ब्रियन अवसादी शैलों का वितरण है, ठीक है। वहां पर भौम जलों की क्या कहानी है, करा यहां पर कुडप्पा और विंध्य बेसिन क्षेत्रों में ये क्षेत्र आते हैं, यहां भी जल संसाधनों की कमी है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इन दोनों क्षेत्रों की बात करूं, किसकी, कुडप्पा और विंध्य की, तो एक तो कुडप्पा आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के पास में, और थोड़ा क्षेत्र आपको मिल जाएगा मालवा पठार के पास में, और यहां बीच में एकदम, ठीक है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्षेत्रों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातें अगर आप ध्यान देंगे ना तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। फिर से देखिए प्री कैम्ब्रियन में क्या, इसके पहले हमने पढ़ा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य क्षेत्र, राजस्थान और बुंदेलखंड, ये जगह थे जो प्री कैम्ब्रियन किसमें आते थे, वो प्री कैम्ब्रियन रवेदार शैलों में आते थे। ये हम पढ़ रहे हैं प्री कैम्ब्रियन अवसादी, अवसादी वालों में दक्षिण भारत में, ठीक है, आपका तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, यहां पर मालवा का पठार और मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहीं पर बिंद क्षेत्र है, विंध्य बेसिन यहीं पर है, और यहीं पर क्या है, कुडप्पा नीचे वाले में है, ठीक है। तो इस दोनों को याद रखेगा, इन दोनों ही तंत्रों में जल संसाधनों की कमी देखी गई है। अब अगर मैं गोंडवाना की बात कर दूं तो गोंडवाना में क्या है दोस्तों, गोंडवाना से याद रखो गॉड, गॉड मतलब भगवान, भगवान है तो जल है, भगवान है तो जल है, तो गोंडवाना याद रखेगा। गोंडवाना और सादी बेसिन जहां पर है वहां जल जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए इंडिकेशन आपको दे रहा है कि जल काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट बता रहा है कि यहां पर, क्योंकि गोंडवाना क्या है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई सारी बड़ी नदियों का बेसिन है, जैसे गोदावरी नदी, जैसे स्वर्णरेखा नदी, जैसे दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, पता है ना आपको। उसके अलावा बराकर नदी, ठीक है, झारखंड के पास में है बराकर नदी। तो ये सभी नदी बेसिन इसी गोंडवाना क्षेत्र से संबंधित है। यह क्षेत्र चूना पत्थर के लिए भी जाना जाता है, खनिज का एक अलग से चैप्टर स्टार्ट होगा, पूरी कहानी बताऊंगा, कहां कोई क्षेत्र क्यों और कब कैसे पाया जाता है, सब बताया जाएगा। तो याद रखेगा यहां पर पर्याप्त जल संसाधन अवेलेबल है, ठीक है। देखिए यहां पर इमेज की बात करूं तो यहां पर इमेज में आपको दिख रहा होगा, अगर मैं गोंडवाना की बात कर रहा हूं तो गोंडवाना मतलब इन नदी बेसिन की बात कर रहा है, और ये नदी बेसिन क्षेत्र यहां पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यानी थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया जो आपका हो गया, और इधर वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये जो गोदावरी की वजह से इसको दिखा रहा है महाराष्ट्र के पास में, तो इसको याद रखेगा गोदावरी, और स्वर्ण रेखा बराकर और दामोदर इधर के लिए दिखा रहा है। तो इस दोनों तथ्य को आप ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं, दक्कन ट्रैप प्रदेश। दक्कन तो जानते होंगे ना, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दोस्तों ये पृथ्वी के अंदर का मैग्मा बाहर आकर के ठंडा हो गया है, उसकी वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो जो इतना ज्यादा ट्रैप का निर्माण हुआ तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भौम जल की कमी ही होगी, भौम जल नहीं होगा, तो यहां पर जल संसाधन की कमी पाई जाती है, भूमिगत जल की कमी होती है, क्योंकि यहां पर 1200 मीटर मोटी अभेद्य बेसाल्ट की शैलें हैं। बेसाल्ट मतलब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जो बाहर आके ठंडा हो गया, वही बेसाल्ट चट्टानों के रूप में अवेलेबल है दक्कन पठार पर। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र आते हैं, यही काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जहां कपास वगैरह की खेती होती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आप केवल ये वाला क्षेत्र है। अब देखिए आपको पता होगा काली मिट्टी इधर महाराष्ट्र कर्नाटक का साइड है, तो इधर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप दक्कन ट्रैप जान रहे हैं तो आप लोकेशन के हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये कहां पर दिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने आ गया है सेनोजोइक अवसादी बेसिन। यहां पर दो था, मैंने बताया था सेनोजोइक अवसादी बेसिन एक है सेनोजोइक भ्रंश, ठीक है, दो है। तो ये अवसादी वाले की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत तटवर्ती क्षेत्र आते हैं। सेनोजोइक अवसादी के अंतर्गत क्या आते हैं, तटवर्ती, जो तट के किनारे हैं, समुद्री तट के किनारे, जैसे आंध्र प्रदेश, जैसे तमिलनाडु। लेकिन कर्नाटक मत करिएगा, कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र नहीं। क्यों? क्योंकि कर्नाटक गोवा में क्या है, यहां पर दक्कन ट्रैप है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप फैला हुआ, वहां दूसरी चीज हो जाएगी, ठीक है। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, तटीय क्षेत्र में। गुजरात आप ले लेना, तो देखिए यहां पर एक गुजरात दिख रहा होगा, नीचे तमिलनाडु दिख रहा होगा, इधर आंध्रा दिख रहा होगा, ठीक है। ये तीन क्षेत्र हैं जहां पर ये भौम जल पाए जाते हैं, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र हैं तो भौम जल यहां पर खूब अवेलेबल है। तो देखिए यहां पर इंक्रीमेंट दिखा रहा है इसका, ठीक है। और यहां पर याद रखिए टर्शियरी शैलों की उपस्थिति है, और उसकी वजह से यहां पर भौम जल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जो तटवर्ती राज्य हैं, आंध्र भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, केरल आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र को सम्मिलित मत करिएगा, वो दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए सेनोजोइक भ्रंश घाटी। अब ये जो सेनोजोइक भ्रंश घाटी है, इसमें भ्रंश में बहने वाली नदियां हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती।
ताप्ती। एक और नदी का नाम जोड़ लो, पूर्णा नदी। क्या नाम है? पूर्णा नदी। तो ये वो नदियां हैं जो भ्रंश से होकर बहती है, लेकिन फिर भी इन नदियों के पास अपना बेसिन क्षेत्र है, बड़ा जल क्षेत्र है, इसलिए यहां पर कहा गया कि यहां पर जल की अवेलेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। यहां पर पर्याप्त मात्रा में भौम जल पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको पता है कि नर्मदा ताप्ती यहीं बीचों बीच से आती है और आगे बढ़ती है, ठीक है। और इसी क्षेत्र से होकर करके कहां चली जाती हैं? याद है आपको? अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं एस्चुरी बनाते हुए, ठीक है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। ये कहां पहुंच गए हैं? चलिए रुक जाइए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सेनोजोइक के पास आपके पास आ गया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब मैंने आपको बताया सबसे बड़ी नदी बेसिन में ब्रह्मपुत्र का नाम तो आता है, लेकिन भंडारण क्षेत्र की बात करें, उपयोग योग्य जल की बात करें, तो वहां पर हम ब्रह्मपुत्र नदियों के जल का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, गंगा पहले नंबर पर आ जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके बेसिन क्षेत्र की बात करते हैं। अब जब ये मैदानी क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं, खास करके गंगा जो है या उसकी जो सहायक नदियां हैं, देखिए अगर मैं नदी बेसिन की बात कर दिया ना, तो उसमें खाली एक नदी नहीं, उसके साथ जितनी नदियां आ रही सहायक नदियां, उनको भी ले लिया जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पर्याप्त जल की मात्रा अवेलेबल है, जैसे उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र, बिहार हो गया, तो ये सब चीजें हैं। करा सर्वाधिक जल संपन्न प्रदेश इसको माना जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम इत्यादि इसमें आते हैं। और 44% जो भौम जल है वो इसी का है। एक तो हमने पहला वाला पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग वाला, आपको पता होगा, प्री कैम्ब्रियन रवेदार सेल, वो आधे से अधिक क्षेत्र पर वही क्षेत्र फैला था, लेकिन वहां जल संसाधन की कमी थी। यहां जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो हमने देखा दोस्तों, दो मोटी मोटा जगह है जहां पर जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्याप्त मात्रा में है, दूसरा जो तटवर्ती क्षेत्र थे, ठीक है, वहां पर यह पर्याप्त मात्रा में। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए सेनोजोइक भ्रंश घाटी ये भी है, और एक जो तटवर्ती वाले हैं ना सेनोजोइक अवसादी, यहां भी, ठीक है। ये 3 स्पेशल क्षेत्र हैं और जहां पर जो है जल की अवेलेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, जल संसाधन अधिक देखने के लिए मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आपका आखिरी हो गया हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र के बारे में देख लीजिए, करा इस क्षेत्र में भूमिगत जल संसाधनों की कमी है। हिमालय क्षेत्र होने के बावजूद भी ये कमी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर भाई धरातली नदियां होंगी, ना कि भौम जल। मैं बात कर रहा हूं भौम जल की, ये भौम जल के प्रकार बता रहे हैं, ये भौम जल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं धरातली नदियों की बात नहीं कर रहा हूं। और हिमालय पर्वत पर धरातली नदियां, आपके आंख के सामने जो नदियां जाती हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो एक अलग हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिए, अगर मैं भौम जल की बात करूं तो हिमालय वाले क्षेत्र में भौम जलों की कमी है। करा इसके अंतर्गत हिमालयी राज्य, अब जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी चीजों का नाम आएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा, वही नाम दे रहा है। करा जल संसाधनों का उपयोग यहाँ पर सिंचाई, पेयजल, परिवहन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं, उद्योग, घरेलू उपयोग इत्यादि के क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। और आपको लोकेशन पता होगा, तो यहां जो लोकेशन जम्मू कश्मीर है, इसी के साथ आप हिमाचल, उत्तराखंड भी ले लीजिए, और पूर्वोत्तर में चले जाइए, वहां पे अरुणाचल है, नीचे आपका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, वो क्षेत्र भी आप याद रखिए, क्योंकि वहां भी इसको लेके चला जाता है। भौम जल की कमी इन क्षेत्रों में होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये तो हमारा जल संसाधन, वाटर रिसोर्स का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में, ठीक है। एक बार सिंचाई के बारे में पढ़ लीजिए, फिर हम लोग जो है मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, देन ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और अगला चैप्टर हमारा होगा कृषि, ठीक है। भारत में कृषि, ये हमारा अगला चैप्टर होगा। उसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग रबी, खरीफ, जायद, इन सब फसलों के बारे में बात करेंगे, कब बुआई होती, कब कटाई होती, तमाम चीजें हैं, ठीक है, उन सभी तथ्यों पर बात किया जाएगा। उसके बाद मैं चलूंगा, आगे बढ़ूंगा खनिज के ऊपर, तो खनिज के बारे में बताऊंगा कि कहां किस क्षेत्र में कौन कौन सी खनिज की अवेलेबिलिटी है, विथ मैपिंग समझाया जाएगा, और खनिज के पीछे की जो कहानियां हैं वो भी आपसे शेयर की जाएंगी, कैसे क्या खनिज होता है, कौन सा अयस्क होता है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या, तमाम बातें हैं। तो वो काफी लंबा वीडियो होगा। वो कंप्लीट करने के बाद परिवहन पर आ जाएंगे। परिवहन में जल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, ठीक है, तमाम परिवहन है, तो उस परिवहन के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। आज के परिवहन युग में उसका क्या योगदान है, वो सभी चीजें देखा जाएगा। इस तरह से आपका इंडियन ज्योग्राफी बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, इंडियन ज्योग्राफी जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। वैसे एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पॉइंट में कोई छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्लाइमेट एक चैप्टर था, ठीक है, क्लाइमेट जलवायु, उसका कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिया। हाँ मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उधर बीच क्या था कि मैं पढ़ा रहा था, फिर गैप हो गया, और गैप होने के बाद जब दोबारा आया तो मुझे लगा यार कि पीछे की चीजें अगर पढ़ाने
पढ़ाने गया तो फिर से हो सकता है आपको डाउट हो जाए, कंफ्यूजन, तो मैंने छोड़ दिया, पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो टॉपिक है वहां 1-2 लेक्चर और लगेंगे तो वो 1-2 लेक्चर भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन अभी पता नहीं कि मुझे सीक्वेंस तोड़ने का मन नहीं कर रहा, जिस सीक्वेंस से चल रहा है मैं सोच रहा हूं एक बार चल जाए, फिर आगे मैं उसको भी अपडेट कर दूंगा। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना, आप कंपेयर करना यार। पता है मेरा एप्लीकेशन तो अभी हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन की साइज को छोटा कर रहे हैं। जब पहली बार एप्लीकेशन आया था तो 32 MB का एप्लीकेशन था, ठीक है। दोबारा जब हमने चीजों को अपडेट किया तो 28 MB का हुआ। इस समय एप्लीकेशन 26 या 27 MB का हो गया है। कोशिश हमारी है कि एप्लीकेशन 17-18 MB तक आ जाए, लेकिन पर्याप्त कंटेंट। आप किसी भी एप्लीकेशन से कंपेयर कर लेना। लोगों को मैंने बहुत सारा एप्लीकेशन देखा, पता 2 MB 3 MB का एप्लीकेशन, यार 2-3 MB का एप्लीकेशन में आप दोगे क्या दोगे? कुछ नहीं दोगे। आप यहां आओ, यहां पढ़ो, 1 लाख से अधिक क्वेश्चन है मेरे डेटाबेस के अनुसार। 1 लाख से अधिक क्वेश्चन मैंने यहाँ टाइप कर रखे हैं। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है, फ्री वीडियो क्लास अवेलेबल है, मतलब आप सब्जेक्ट वाइड भी वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है ब्लॉग पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। होता क्या, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? अब मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब में तो 2500 वीडियो हो गए हैं और 50 से ज्यादा प्लेलिस्ट हो गया है। अब जो नया बच्चा आएगा वो तो परेशान हो जाएगा ना, सर कहां से पढ़ें, शुरू कहां से करें? तो शुरू करने की पूरी कहानी जो है एप्लीकेशन पे दी गई। एक बार एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करिए, आपको बेशक बहुत मजा आएगा, ठीक है। और जो लोगों में चल रहा होगा, जिन लोगों में नहीं चल रहा है वो थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, परेशान मत होइए। एप्लीकेशन कल रात को अपडेट हो गया है, बट आप कल सुबह काम करिएगा। कल सुबह आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा। पूछेंगे क्यों, तो आपसे ही कहूंगा कि हर मोबाइल में एक हिस्ट्री क्रिएट होती है, 24 घंटे बाद हिस्ट्री अपने आप क्लियर होती है। गूगल का जो प्ले स्टोर है वो हिस्ट्री को क्लियर करता है। उसके बाद एप्लीकेशन आप चलाएंगे तो एप्लीकेशन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। और जिनके में नहीं चल रहा था, मुझे लगता है कि अब उनके में भी चलने लगेगा। जिनके पास भी एंड्रॉइड 6 का वर्जन है, एंड्रॉइड 6 आज का नहीं है, 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, मतलब हमने 2015 तक का सपोर्ट दिया है। उसके पीछे भाई मैं नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि हमारी जो टीम है उसका क्या नाम है, सर इसके पीछे जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब उतनी पुरानी 2012 की मोबाइल कोई लिया होगा वो परेशान होगा, सर हमारे में एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। तो बताओ उस समय कितना 256 MB या 512 MB का रैम हुआ करता था। एंड्रॉइड ही 2012 में आया है यार, हाँ, और भारत में जाकर 13-14 में फेमस हुआ है। तो ऐसे में इतना पुराना अगर मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे एप्लीकेशन काम नहीं कर पाएगा। हाँ, इधर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको हम लोग लगातार रिजॉल्व कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग फेज है तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। मुझे लगता है 2-4-5 दिन में सारा इशू खत्म हो जाएगा, फिर मजे के साथ हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा अच्छे से जान रहा हूं मैं, शेयर कर दीजिए। अगर उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ाइए अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी इच्छा करे आप वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि ये चैनल चल सके। ये आपके लाड प्यार से ही चल रहा है, आप चाहोगे तभी चलेगा, नहीं चाहोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।